गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत बढ़िया। और मुझे मिस कर रहे हो एज यूजुअल। मैं भी आप ही को मिस कर रहा हूँ। और आपकी याद में चलिए एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सिविल प्रोसीजरल कोड। सिविल प्रोसीजर कोड 1908 इस कोड का नाम है। बेसिकली इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ के अंदर क्या बताया, राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टीज के बारे में बताया है। और प्रोसीजरल के अंदर ऑब्वियस सी बात है, इसे हम एग्जेक्टिव लॉ भी कहते हैं। प्रोसीजरल लॉ के अंदर बताया गया है, मतलब उस पार्ट में सेकंड पार्ट में बताया गया है कि किस तरह से इस प्रैक्टिस को अडॉप्ट करेंगे, मींस क्या मशीनरी अवेलेबल कराई गई है पार्टीज के राइट्स एंड लाइबिलिटीज को डिटरमाइन करने के लिए। सारी चीजें हमें कहाँ मिलेंगी? एग्जेक्टिव लॉ में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। बेसिकली इसका फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन। अजय इंट्रोडक्शन पे जाते हैं। कहता क्या है, द कंपनी सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरियल स्टाफ को, स्टाफ ऑफ अ कंपनीज, उनको जरूर उनको फेमिलियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? उनको फेमिलियर होना चाहिए उस लॉ से। अब यहाँ पर बात आता है बेसिक, यहाँ पर प्रोसीजरल लॉ ऑफ द कंट्री की बात करते हैं। ये प्रोसीजर लॉ है। वाइल द स्पेसिफिक कॉर्पोरेट जैसे इंडस्ट्रियल लॉ, टैक्सेशन लॉ, प्रॉपर्टीज लॉ एंड अर्बन लॉज हम पढ़ते ही हैं, इनका डायरेक्ट रिलीवेंस है आपके साथ। ठीक है, बट ये जो है कंपनी सेक्रेटरी की हम बात करें, ये जो लॉ है इसके बारे में भी कंपनी सेक्रेटरी को पता होना चाहिए। मींस इसके अंदर भी क्या लीगल एक्शंस लिए जा सकते हैं, इसके बारे में भी कंपनी सेक्रेटरी को पता होना चाहिए। तो बेसिकली ये इंट्रोडक्शन में केवल इतना ही बताया गया है कि कंपनी सेक्रेटरी और सेक्रेटरियल स्टाफ को फेमिलियर होना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रोसीजरल लॉ है। आप जिस तरह से आपके जो डायरेक्ट लॉज हैं जो कंपनीज पे लगते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल लॉ, टैक्सेशन लॉ, प्रॉपर्टीज लॉ, अर्बन एंड लॉज डायरेक्ट रिलीवेंट करता है, उसी तरह से आपको यहाँ पर प्रोसीजर लॉ के बारे में भी पता होना चाहिए, उसके पैरामीटर्स भी पता होना चाहिए कि वो क्या लीगल एक्शंस लिए जा सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। आइए स्टार्ट करते हैं। एम एंड स्कोप ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, तो इसने बहुत अच्छी बात बोली कि ये किसी भी स्पेशल, यहाँ पर क्या बोला गया, देखो मेरी बात समझो। सिविल प्रोसीजर कोड consolidates and amends the law relating to the procedures of the code of civil jurisdiction। अच्छा, ये किसी भी स्पेशल और लोकल लॉ अगर कोई है, स्पेशल या लोकल लॉ कोई है, तो उसको ये सुपरसाइड नहीं करता। हाँ, अनटिल अनलेस जब तक वो स्पेशल लॉ साइलेंट है किसी मैटर पे, तो ये अप्लीकेबल हो जाएगा। अदरवाइज अगर स्पेशल लॉ है या लोकल लॉ है, तो फिर यहाँ पर ये पैरामीटर ये अप्लीकेबल नहीं होगा, ये उसको सुपरसाइड नहीं करता। तो एम एंड स्कोप ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के अंदर केवल इतना ही बोला गया है, जो ये कोड है ये अफेक्ट नहीं करता किसी भी स्पेशल और लोकल लॉ को, सुपरसाइड नहीं करता। स्पेशल जुरिस्डिक्शन और पावर अगर कहीं पर है, मींस एनी स्पेशल फॉर्म ऑफ प्रोसीजर प्रिस्क्राइब बाय और अंडर एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स, द कोड इज जनरल लॉ, एक तरह का जनरल लॉ है। इन केस अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है कोड के बीच में और स्पेशल लॉ के बीच में, तो प्रिवेल कर जाएगा भाई स्पेशल लॉ। लेकिन अगर स्पेशल लॉ उस जगह पे साइलेंट है, तो फिर ये कोड अप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, स्कीम ऑफ द कोड पे जाते हैं। द सिविल प्रोसीजर कोड बेसिकली इसे दो पार्ट्स में बांटा गया है। पार्ट वन में 158 सेक्शंस बताए गए हैं, 158 सेक्शंस पहले पार्ट में है। और दूसरे पार्ट जिसमें रूल्स एंड ऑर्डर्स बताए गए हैं, शेड्यूल वन में बताए गए हैं। हमें इन दोनों पार्ट को साथ में ही पढ़ना है। ऑब्जेक्ट क्या है इस कोड का? जनरली टू क्रिएट jurisdiction while the rules indicate the mode in which the jurisdiction should be exercised। तो ये दो पार्ट्स हैं, हम दोनों को साथ में करेंगे। और कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कौन सा जीतेगा? ऑब्वियस सी बात है, अगर वो स्पेशल है तो स्पेशल जीतेगा। यहाँ पर बोला गया है देयर आर टू पार्ट्स शुड बी रीड टुगेदर एंड इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द बॉडी एंड रूल्स द फार्मर मस्ट प्रिवेल। जो सही है वो प्रिवेल कर जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए यहाँ से इंपॉर्टेंट है। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। द सम इंपॉर्टेंट टर्म्स कोज ऑफ एक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म में आ जाइए। अब यहाँ से हम जो डेफिनेशंस पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट है और बहुत मजा आने वाला है। तो थोड़ा सा एक पेपर ले लेते हैं, व्यू ऑन। तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं कॉज ऑफ एक्शन। ठीक है,
तो कॉज ऑफ एक्शन की डेफिनेशन पढ़ना है और कॉज ऑफ एक्शन को स्टार्ट करते हैं। चलिए फटाफट आ जाइए। देखो यार, हमें कोर्ट के अंदर, अच्छा एक्शन, तो बात समझो, एक पर्सन के राइट अगर इन्फ्रिजनमेंट होते हैं, किसी भी पर्सन के राइट अगर क्या हो रहे हैं बेटा, इन्फ्रिजनमेंट हो रहे हैं, तो उसके पास क्या ऑफर है? अभी क्या ऑप्शन है? ऑफर नहीं है। इन्फ्रिजनमेंट होते हैं तो वो कहाँ जाएगा? कोर्ट। कोर्ट जाकर क्या करेगा? सीव करेगा। कोर्ट में उसे सीव करने के बाद उसे प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है? उसे प्रूफ करना पड़ेगा। अब प्रूफ करेगा फैक्ट्स लाकर, है ना? ये जो फैक्ट्स होंगे, उन्हीं फैक्ट्स को कहा जाता है कॉज ऑफ एक्शन। क्या कह रहा है? जब किसी पर्सन के लीगल राइट्स का इन्फ्रिजनमेंट होता है तो उस पर्सन के पास एक ऑप्शन होता है कि वो कोर्ट जाए और कोर्ट जाकर उसके ऊपर सीव कर दे। पर याद रखना, सीव करते वक्त जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, जो बर्डन ऑफ प्रूफ ऑलरेडी हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, ये बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है ये प्लेंटिफ के ऊपर होता है। किसके ऊपर होता है? प्लेंटिफ। और प्लेंटिफ को ये प्रूफ करना पड़ता है। अब प्रूफ कैसे करेगा? सबूत लाकर, वो फैक्ट्स लाकर। तो उन्हीं फैक्ट्स को क्या कहा गया है? कॉज ऑफ एक्शन। क्या कहा गया है? कॉज ऑफ एक्शन। चलिए, cause of action means every fact that it would be necessary for the plaintiff to prove in order to support his right to the judgment of the court। जजमेंट को रिसीव करने के लिए भाई जो भी वो फैक्ट्स लेकर आएगा, प्रूफ लेकर आएगा, सबूत लेकर आएगा, उनको हम कॉज ऑफ एक्शन कहते हैं। क्लियर हो गई ये बात? अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड डेफिनेशन पे। आ जाओ, सेकंड डेफिनेशन क्या है? सेकंड डेफिनेशन है जजमेंट। सेकंड डेफिनेशन है जजमेंट। जजमेंट क्या होता है? डिक्री। अब मैं आपको बताता हूँ, जजमेंट के लिए जरूरी है, बेसिकली जजमेंट जो है ना, ये दो चीजों से मिलकर बनता है, डिक्री या ऑर्डर। कोर्ट का जजमेंट को हम डिक्री या ऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। फ्लैश करके बता रहा हूँ, दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा, बाद में पढ़ेंगे। या तो होगा डिक्री, फटाफट, जजमेंट बेसिकली कोर्ट का क्या होता है? डिसीजन। या तो होगा डिक्री के रूप में या तो होगा ऑर्डर के रूप में। सर आप ये डिक्री और ऑर्डर मतलब क्या? तो जजमेंट क्या है? कोर्ट का डिसीजन है ना। क्या है जजमेंट? कोर्ट का डिसीजन। अब या तो होगा डिक्री के रूप में या तो होगा ऑर्डर के फॉर्म में। या तो होगा डिक्री के फॉर्म में या तो होगा ऑर्डर के फॉर्म में। अपन डिस्कस करते हैं। तो जजमेंट बेसिकली कोर्ट का डिसीजन होता है। कोर्ट का डिसीजन, जैसे लॉ की लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं? जजमेंट कहते हैं। चलिए, कोर्ट के डिसीजन दो तरह के होते हैं, या तो डिक्री के फॉर्म में होता है या तो ऑर्डर के फॉर्म में होता है। तो स्टार्ट करते हैं। कोर्ट जो डिसीजन देता है उसे डिक्री या ऑर्डर कहते हैं। अब डिक्री या ऑर्डर के साथ हम यहाँ पर बताएंगे, हमें ग्राउंड्स बताने होते हैं। मतलब जब कोर्ट डिसीजन देता है ना, वो ग्राउंड भी बताता है। डिक्री प्लस ग्राउंड इज इक्वल्स टू जजमेंट। ऑर्डर प्लस ग्राउंड्स इज इक्वल्स टू बाय जजमेंट। या तो डिक्री हो गया, ग्राउंड्स मतलब वो कारण जिनके कारण हम ये डिक्री दे रहे हैं, तो डिक्री प्लस ग्राउंड्स क्या बन जाता है? जजमेंट बन जाता है। या ऑर्डर प्लस ग्राउंड्स क्या बन जाता है? जजमेंट बन जाता है। तो बात समझ में आई? जजमेंट मतलब क्या? कोर्ट का डिसीजन। अब कोर्ट का डिसीजन या तो होता है डिक्री या तो होता है ऑर्डर। पर डिक्री अकेले में ही जजमेंट नहीं है। डिक्री प्लस ग्राउंड इज इक्वल्स टू जजमेंट है, या ऑर्डर प्लस ग्राउंड इज इक्वल्स टू जजमेंट है। ठीक है? डिक्री दे रहे हैं तो डिक्री के ग्राउंड्स बताने होंगे। ठीक है? डिक्री और ग्राउंड्स मिलकर जजमेंट बनता है। अगर ऑर्डर दे रहे हैं तो ऑर्डर के ग्राउंड्स बताने होंगे, ऑर्डर और उसके ग्राउंड्स मिलकर जजमेंट बनते हैं। थोड़ा सा आगे जाएंगे। डिक्री कोर्ट का ऐसा डिसीजन होता है
जो पार्टीज के राइट्स एंड लायबिलिटीज को कॉन्क्लूसिवली डिटरमाइन कर देता है। मतलब यहां पे समझें डिक्री क्या है, जो क्या कर रहा है, पार्टीज के राइट्स एंड लायबिलिटीज को कॉन्क्लूसिवली डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, जो कॉन्क्लूसिवली डिटरमाइन कर रहा है। चलिए ऑर्डर की बात करते हैं। चलो पहले डिक्री खत्म करते हैं, उसके बाद फिर ऑर्डर अच्छे से समझेंगे। तो डिक्री मतलब क्या, कोर्ट का ऐसा डिसीजन जो पार्टीज के राइट्स एंड ऑब्लिगेशन को कॉन्क्लूसिवली डिटरमाइन करता है। मींस कोर्ट का ऐसा डिसीजन जो पार्टीज के राइट्स एंड ऑब्लिगेशन फाइनली कॉन्क्लूसिवली बता रहा है भैया ये है। डिक्री होने के लिए पार्टीज के राइट्स एंड लाइबिलिटीज का डिटर्मिनेशन होना बहुत जरूरी है। अगर डिक्री करना है तो पार्टीज के राइट्स एंड लायबिलिटीज का जो डिटर्मिनेशन है, मींस उनका होना बहुत जरूरी, उन्हें डिटरमाइन करना बहुत जरूरी है। कोर्ट के अंदर जो प्रोसेस चल रहा है, एग्जीक्यूशन मतलब क्या होता है, एग्जीडिकेशन। एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है, कोर्ट के अंदर जो प्रोसेस चल रहा है, कोर्ट ने उसे एक्सप्रेस कर दिया। क्या कर दिया बेटा, प्रोसेस को एक्सप्रेस कर दिया। कोर्ट ने सारी पार्टीज की बातों को सुनकर कॉन्क्लूसिवली क्या कर दिया, उसे कॉन्क्लूसिव कर दिया। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या मैं बोल रहा हूं, ये सारी चीजें सुनो, बहुत काम की हैं। क्या बोल रहा हूं, पहला प्रोसीजर मतलब पूरा जो प्रोसेस था उसे एक्सप्रेसली कर बता दिया। दूसरा, सारी बातों को सुनकर उन्होंने क्या करा, कोर्ट ने कॉन्क्लूसिव किया, उन्हें कॉन्क्लूड किया। तीसरे पॉइंट्स में उसने क्या करा, राइट्स एंड लायबिलिटीज को डिटरमाइन किया। ये तीन चीजें हैं तो क्या बोलेंगे हम, भाई वो डिक्री है। अगर ये तीन चीजें हैं तो हम क्या बोलेंगे उसे, कि वो डिक्री है। फटाफट बोलो, अगर ये तीन चीजें हैं तो हम क्या बोलेंगे उसे, डिक्री बोलेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब डिक्री भी दो तरीके की होती है, डिक्री भी दो तरीके की होती है। तो यहां पर आ जाओ, डिक्री पे अपन और अच्छे से टिप्पणी कर लेते हैं। डिक्री भी दो तरीके की होती है, प्री और फाइनल। प्री डिक्री और फाइनल डिक्री। प्री डिक्री मतलब उसने अभी सारे मैटर्स को कंक्लूड नहीं करा है। मींस इसे हम इंट्रिम भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, इंट्रिम। हम इसे इंट्रिम डिक्री भी कहते हैं। मीन्स हमने जो क्लेम किए थे, हमने कुछ कोर्ट में जो क्लेम किए थे, कोर्ट ने उसे अर्लियर स्टेज में डिटरमाइन किया। मतलब कुछ केस, मतलब जैसे मान लीजिए हमने 10 क्लेम्स किए थे, और कोर्ट ने अर्लियर स्टेज पर कोर्ट ने 3 क्लेम्स को कंक्लूड कर दिया। तो कोर्ट का वही डिसीजन डिक्री कहलाता है जो पार्टीज के राइट्स एंड लायबिलिटीज को क्या कर रहा है बेटा, डिटरमाइन कर रहा है। तो उसने 3 क्लेम्स में तो पार्टीज के राइट्स एंड लायबिलिटीज क्या कर दिए, राइट्स एंड लायबिलिटीज डिटरमाइन कर दिया। तो इस डिक्री को हम कहेंगे प्री डिक्री। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे शर्मा जी को वर्मा जी से 15,000 रुपीज लेने हैं। कितने लेने हैं, 15,000 रुपए। अब यहां पर कोर्ट का डिसीजन आया, और कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने वर्मा को कहा कि तुम 5,000 रुपीज तो किसको दे दो, शर्मा जी को पे कर दो। भाई शर्मा जी के पास मान लो कोई प्रूफ होगा, कोई चेक होगा, कोई कुछ होगा। कोर्ट ने अर्लियर स्टेज पर 5,000 का तो ऑर्डर कर दिया, बोले 10 का समझते हैं, तुम पहले 5,000 तो दे दो, क्योंकि 5 का प्रूफ मिल गया, अभी 10 का नहीं मिला है। 10,000 का जब प्रूफ मिलेगा तब देखेंगे। 5,000 के लिए शर्मा जी की राइट्स एंड लाइबिलिटीज क्या होगा बेटा, डिटरमाइन कर दी गई, उन्हें कॉन्क्लूड कर दिया गया।
हाँ, तो ये बोलेंगे प्री डिक्री, मतलब अभी फाइनल नहीं आई है, प्री डिक्री आई। और अब जब कोर्ट सारी चीजों को सुन लेगा तो क्या दे देगा, इन सारी चीजों को सुनने के बाद कोर्ट फाइनल डिक्री दे देगा। समझ में आई? अब हम बात करेंगे ऑर्डर की। अब हम बात किसकी करेंगे, ऑर्डर की। तो आ जाओ, इसे थोड़ा सा समेट लेते हैं। अब बात करेंगे हम किसकी, ऑर्डर की। चलिए, इसके बाद आ जाते हैं हम वापस से ऑर्डर पे। ये हो गई स्ट्रेट। आइए ऑर्डर पे देखते हैं। ऑर्डर मतलब जो डिक्री नहीं है, जो डिक्री नहीं है हम उसे क्या बोलते हैं, ऑर्डर। जो डिक्री नहीं है हम उसे क्या बोलते हैं, ऑर्डर। और जो डिक्री है उसे क्या बोलेंगे, डिक्री बोलेंगे ना। तो कोर्ट का ऐसा डिसीजन, कोर्ट का ऐसा डिसीजन जो पार्टीज के राइट्स एंड लाइबिलिटीज को डिटरमाइन नहीं करता, पार्टीज के राइट्स एंड लाइबिलिटीज को डिटरमाइन नहीं किया, उस ऑर्डर को कहते हैं, उस डिसीजन को कहते हैं ऑर्डर। और डिसीजन को क्या कहते हैं, ऑर्डर। एक एग्जांपल देता हूं। चोपड़ा जी और भल्ला जी, चोपड़ा जी और भल्ला जी के बीच में केस हो गया। केस क्या था, चोपड़ा जी ने अपनी घुमटी भल्ला जी को, घुमटी इस तरह से लिखेंगे, घुमटी, चाय की घुमटी किराए पे दी थी। अब भल्ला जी वो खाली नहीं कर रहे, तो चोपड़ा जी कहाँ गए, कोर्ट गए। कोर्ट में क्या करा, सीयू करा। भल्ला जी भी कोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा एक काम करो, आप तो मुझे उस घुमटी की चाबी लाके दे दो, उस गुमटी की हैंड ओवर करो कोर्ट में। जब तक डिसीजन नहीं आ जाता उस गुमटी की जो की है ना वो कोर्ट में जमा रहेगी। मींस यहाँ पर पार्टीज के राइट्स एंड लायबिलिटीज डिटरमाइन नहीं हुए हैं, यहाँ पर पार्टीज के राइट्स एंड लायबिलिटीज डिटरमाइन नहीं हुए, केवल ये कह दिया, अभी दोनों को सुना ही नहीं। उन्होंने क्या बोल दिया, पहले तो जाओ गुमटी की चाबी लाकर हमको जमा करो, उसके बाद समझते हैं किसका राइट है किसका राइट नहीं है। ऐसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर। क्या बोलेंगे, जहां पार्टीज के राइट्स एंड लायबिलिटीज को डिटरमाइन नहीं करा, यहां तो केवल ये बोल दिया कि आप तो घुमटे की चाबी जमा कर दो, ये है ऑर्डर। या मान लो शर्मा जी और चोपड़ा जी लड़ लिए। शर्मा जी जो है वो चोपड़ा जी के खेत में ना अननेसेसरीली पानी छोड़े जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अभी अब शर्मा जी का क्या कहना है, ये तो मेरा खेत है। चोपड़ा जी बोल रहे हैं, नहीं ये खेत उसका नहीं है, मेरा है। भाई कोर्ट ने बोला एक काम करो शर्मा जी, जब तक है ना केस डिसाइड नहीं होता तब तक आप पानी नहीं छोड़ोगे। ये क्या है, ऑर्डर। डिटरमाइन हुआ, राइट्स एंड लाइबिलिटीज डिटरमाइन हुआ, खेत किसका है, नहीं ना। यह ऑर्डर है जहां पार्टीज के राइट्स एंड लाइबिलिटीज डिटरमाइन नहीं होते। चलिए आ जाइए, देख लीजिए, इतना कुछ देख चुके हो आप। कॉज ऑफ एक्शन, जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर। ठीक है, दो तरह का होता है, डिक्री प्लस ग्राउंड बन जाता है जजमेंट, ऑर्डर प्लस ग्राउंड बन जाता है जजमेंट। डिक्री के लिए राइट्स एंड लाइबिलिटीज को कॉन्क्लूसिवली डिटरमाइन करना जरूरी है। एग्जीक्यूशन मतलब जो प्रोसेस होता है उसे एक्सप्रेस कर देते हैं, कॉन्क्लूड कर देते हैं, राइट्स एंड लाइबिलिटीज को डिटरमाइन कर देते हैं, तो बन जाता है डिक्री। डिक्री भी दो, प्री और फाइनल। फाइनल जो होती है वो प्री पर बेस्ड होती है, ऑब्वियस सी बात है, फाइनल डिग्री के अंदर प्री आएगा ही ना। तो फाइनल प्री डिग्री को हम इंटरिम डिग्री भी कहते हैं। इंटरिम डिग्री मतलब जो अर्लियर स्टेजेस पे सॉर्ट कर दिया गया। चलें आगे बढ़ते हैं। इसके आगे ऑर्डर भी आपने समझ लिया। ऑर्डर मतलब क्या, तो जहां कोर्ट का ऐसा डिसीजन जो पार्टीज के राइट्स एंड लाइबिलिटीज को डिटरमाइन नहीं करता, घुमटी वाला एग्जाम्पल आ गया, खेत वाला एग्जाम्पल भी दे दिया। अपील। अब अपील क्या होता है, अरे यार, व्हेन जब आप व्हेन जब आप कोर्ट के डिसीजन से क्या,
कोर्ट के डिसीजन से डिससेटिस्फाइड हो, तो आप अपर के कोर्ट में मीन्स हायर हायर कोर्ट में जाकर क्या कर सकते हो, ताइमाम अपील कर सकते हो। मीन्स भैया मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूं, ठीक है, हर डिक्री के अगेंस्ट अपील होती है। डिक्री के अगेंस्ट आपके पास अपील का राइट है ना, अपील का राइट आपके पास है, चाहे वो डिक्री प्री हो या फाइनल हो। वो डिक्री प्री हो या फाइनल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास अपील का राइट है। क्लियर है? लेकिन बट आपके पास बट एवरी ऑर्डर इज नॉट अ अपीलेबल। हर ऑर्डर अपीलेबल ऑर्डर नहीं होता। अच्छा, डिक्री के अगेंस्ट आपके पास है ना अपील करने का राइट, और अपील कितनी कर सकते हो, तो बोला दो तरह, मतलब अपील, फर्स्ट अपील भी और सेकंड अपील भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील कर ही नहीं सकते, हर तरह का ऑर्डर अपील नहीं हो, अपीलेबल नहीं होता। एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस हैं 5। उन 5 ऑर्डर को छोड़कर बाकी कोई भी ऑर्डर अपीलेबल ऑर्डर नहीं होता। अपन डिस्कस करेंगे वो 5 ऑर्डर कौन से हैं। चलिए आइए मैं डिस्कस कर ही लेते हैं, पर थोड़ी देर रुक जाते हैं, पहले अपील खत्म कर लेते हैं। तो कोर्ट के दो जुरिस्डिक्शन होते हैं, पहला होता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, दूसरा होता है अपीलेट जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल का मतलब होता है भाई डायरेक्ट आप केस फाइल कर सकते हो। अपीलेट जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है आप अपील भी सुन सकते हो, ठीक है, मींस आप लोअर कोर्ट के अगेंस्ट आप अपील भी सुन सकते हो। भाई सिटी सिविल कोर्ट जो होता है ना, इसके पास केवल ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है। अब आप पूछोगे रीजन क्या, अरे भाई सबसे छोटा कोर्ट होता है, इससे छोटा कोई है ही नहीं, तो किसके किसकी अपील सुनेगा। तो इसके पास केवल ओरिजिनल होता है, अपीलेट जुरिस्डिक्शन नहीं होता। क्लियर है? आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। हर डिग्री के अगेंस्ट आप अपील कर सकते हो, हर डिग्री के अगेंस्ट आप अपील कर सकते हो। यहाँ पर बोला गया अपील फर्स्ट, सेकंड अपील और फाइनल अपील, मतलब फाइनल अपील भी 3 तरह की अपीलें मिल जाती हैं आपको। मतलब आप पहले से सेटिस्फाइड नहीं हो तो दूसरे के पास चले आओ, दूसरे से भी सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप फाइनल अपील भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हर ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील नहीं कर सकते, केवल अपीलेबल ऑर्डर के अगेंस्ट ही आप अपील कर सकते हो, ये भी मैंने बता दिया था। एवरी ऑर्डर इज नॉट अपीलेबल, नॉट अपीलेबल ऑर्डर मीन्स केवल एक्सेप्शंस हैं, उन 5 ऑर्डर के अगेंस्ट ही आप क्या कर सकते हो बेटा, अपील कर सकते हो, अदरवाइज आप अपील भी नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे ऑर्डर जिन पर अपील के लिए स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं, तो यहाँ पर बात करेंगे, आ जाओ, उन्हें हम अपीलेबल ऑर्डर कहेंगे। और उनके अगेंस्ट भी जो अपील है वो केवल आप फर्स्ट अपील ही कर सकते हो, मतलब आपको सेकंड अपील भी नहीं मिलती, यहाँ पर आपको एक ही अपील मिलेगी, ठीक है। ऑर्डर के अगेंस्ट जो आपको मतलब परमिट किया भी गया है, तो भी आपको केवल एक अपील ही मिलेगी बेटा, केवल फर्स्ट अपील। क्लियर है? चलो कौन से ऑर्डर्स हैं जिनके अगेंस्ट अपील होती है, तो आ जाओ फटाफट। पहला है, डिस्कस कर लेते हैं, अपीलेबल ऑर्डर, कंपनसेटरी कॉस्ट एक्सपेंडिचर, ठीक है। शर्मा जी ने, एग्जाम्पल दे रहा हूं, शर्मा जी ने वर्मा जी पर केस किया, ठीक है, शर्मा जी ने वर्मा जी पर केस किया, कोर्ट में केस चल रहा है चोरी का,
थेफ्ट का केस फाइल किया। अब शर्मा जी के ऊपर क्या आ जाएगा, बर्डन ऑफ प्रूफ। शर्मा जी जो है ना वो प्रूफ नहीं कर पाए कि वर्मा जी ने चोरी किया है। अब यहां पर हुआ क्या, उल्टा वर्मा जी ने शर्मा जी पर डिफेमेशन का केस फाइल कर दिया। डिफेमेशन का केस फाइल कर दिया, मानहानि का केस फाइल कर दिया। और कोर्ट का ऑर्डर आया, कोर्ट का यहां पर ऑर्डर आया कि यस शर्मा जी आपको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, आपको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। शर्मा जी के पास राइट है कि इस ऑर्डर के अगेंस्ट, इस ऑर्डर के अगेंस्ट क्या कर सकते हैं शर्मा जी, अपील कर सकते हैं अगर वो डिससेटिस्फाइड है तो। ठीक है। दूसरा है पब्लिक न्यूसेंस। जो कि पब्लिक के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। कोई व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है जो पब्लिक के लिए क्या है, हार्मफुल है, पब्लिक के लिए हार्मफुल है। अब आप उस व्यक्ति पर केस फाइल करने गए और कोर्ट ने केस एक्सेप्ट करने से क्या कर दिया, मना कर दिया, कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। तो इस ऑर्डर के अगेंस्ट भी क्या कर सकते हो, आप अपील कर सकते हो। ठीक है। क्योंकि कोर्ट के पास जब हम परमिशन लेने जाते हैं और कोर्ट ने ऑर्डर देके रिजेक्ट कर दी, कोर्ट ने मना कर दिया मैं ऐसे मैटर्स पे केस नहीं लूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल खजराना मंदिर है, खजराना टेम्पल के जो ट्रस्टी हैं वो मंदिर का जो पैसा है, टेम्पल का जो पैसा है, मनी है, उस मनी को पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हैं, है ना पब्लिक न्यूसेंस। तो ये पर्सनल यूज के लिए वो यूज कर रहे हैं। ट्रस्ट की जो ये ट्रस्ट है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम केस फाइल करने गए और कोर्ट ने केस फाइल करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। तो हम ऐसा जाकर हम क्या कर सकते हैं बेटा, हम कोर्ट में पब्लिक न्यूज, हम इस ऑर्डर के अगेंस्ट भी अपील कर सकते हैं। तीसरा था, मान लो हमारी प्रॉपर्टीज क्रेडिटर्स ने जब्त कर ली, क्रेडिटर ने डेटर की प्रॉपर्टीज को सीज कर लिया। ठीक है। और जिन ग्राउंड्स पर करा वो ग्राउंड्स वैलिड नहीं है, तो डेटर कहाँ गया, कोर्ट गया और कोर्ट ने उसके केस को रिजेक्ट कर दिया। तो इस ऑर्डर के अगेंस्ट भी डेटर क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। ठीक है। अगर कोर्ट ने हमें यहां पर पेनल्टीज और फाइन दिया है, पेनल्टी या फाइन का ऑर्डर दिया है, तो ऐसे ऑर्डर के अगेंस्ट भी हम अपील कर सकते हैं। और फिफ्थ, ऐसे ऑर्डर जहां पर मेंशन है अपीलेबल, तो फिर उनके अगेंस्ट अपील की जा सकती है ना। ऐसे ऑर्डर जिन पर मेंशन है अपीलेबल ऑर्डर, तो उनके अगेंस्ट हम अपील कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इन ऑर्डर्स के अलावा किसी भी ऑर्डर्स पर अपील नहीं होती, और इन ऑर्डर्स पर भी केवल फर्स्ट अपील की जा सकती है। कितनी, एक ही अपील मिलेगी, सेकंड और फाइनल अपील नहीं मिलेगी भाई। ठीक है। प्री डिक्री में कोर्ट ने जो डिसीजन दे दिया उसके अगेंस्ट हम अपील कर सकते हैं। फाइनल डिक्री जो है वो प्री डिक्री पर क्या होती है बेटा, सुनो, बेस्ड होती है। तो प्री डिक्री के अगेंस्ट भी आप क्या कर सकते हो, ये आपका ऑर्डर तो खत्म हो गया राइट, चलिए, प्री डिक्री के अगेंस्ट भी अपील होती है। यहां पर बात समझो, फाइनल डिक्री जो है ना वो प्री डिक्री पर डिपेंड, मतलब सबऑर्डिनेट होती है। जो फाइनल होती है वो सबऑर्डिनेट डिक्री भी होती है, प्री डिक्री पर क्या होती है, डिपेंड होती है। ऑब्वियस ही बात है ना, प्री डिक्री को फाइनल डिक्री में लिखा जाएगा क्योंकि वो फैक्ट्स तो पहले ही डिटरमाइन हो चुके हैं, मेन सबऑर्डिनेट होती है।
ठीक है। यहाँ पर प्री डिक्री में जो यहाँ पर बोला गया, अगर प्री डिक्री यहाँ पर आपने उसके अगेंस्ट अपील करी और प्री डिक्री खत्म हो गई तो फाइनल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। समझ में आया? और फाइनल के अगेंस्ट अपील करी तो प्री भी खत्म हो जाएगी। क्लियर है? खत्म होगी मतलब अगर तुम्हारे डिसीजन में फेवर आया तो खत्म होगी, अदरवाइज खत्म नहीं होगी। तो अब प्री डिक्री के अगेंस्ट हमने अपील की और डिसीजन आपके फेवर में आया तो प्री डिक्री का खत्म होने से फाइनल डिक्री भी खत्म हो जाएगी। ठीक है। और अगर फाइनल के अगेंस्ट आपने अपील करी थी तो ऑटोमेटिकली अगर कोई प्री डिक्री थी तो अगर और डिसीजन आपके फेवर में आया तो वो भी खत्म हो जाएगी। एक होता है डिक्री होल्डर। डिक्री होल्डर मतलब वो पर्सन जिसके फेवर में डिक्री आई, जिसके फेवर में डिक्री आई, जिसके फेवर में जजमेंट आया। और एक होता है जजमेंट डेटर, जिसके अगेंस्ट डिक्री आई। क्या हुआ बेटा? जिसके अगेंस्ट डिक्री आई, जिसके अगेंस्ट जजमेंट आया, उसे हम कहते हैं जजमेंट डेटर। तो डे फर्स्ट आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। कोशिश करेंगे कि 4 डेज के अंदर अंदर हो जाए। डे 2 अब स्टार्ट करेंगे बाद में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई हों। कोई दिक्कत आए तो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिएगा, और आपको ये टॉपिक्स अच्छे लगें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।